नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसी कि रवायत है और जैसा हमने कहा था कि हम हर एक शनिवार आप लोगों के साथ एक अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ व्यक्ति को लाते हैं, उनके साथ बाजार पर बात करते हैं, अर्थव्यवस्था पर बात करते हैं। इस शनिवार जो विकास जी के साथ हमारी बैठकी होने वाली थी, वो किसी अपरिहार्य वजह से टल गई, तो इसका प्रायश्चित हमने किया है। हमने इस बार दो धुरंधरों को इकट्ठा कर लिया है। हमारी दाहिनी ओर हैं सूर्यभूषण सर, आप लोग परिचित हैं, डीएमआई के प्रोफेसर हैं, जेएनयू से पढ़े, 10 साल मैसाचुसेट्स और पता नहीं कहां-कहां रहे। कुछ ऐसी भी विदेशी लोकेशंस हैं जिनका उच्चारण करने में जुबान लड़खड़ा जाती है। तो खैर, मैं सीधे कहता हूं कि 10 साल विदेश में रहे, उसके बाद अब आके पटना में अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि को सेवाएं दे रहे हैं, डीएमआई में प्रोफेसर हैं। विकास जी हमारे पुराने मित्र हैं, करीबन 25 वर्षों के, और हम लोगों ने शायद पत्रकारिता साथ शुरू की थी, या ये हमसे थोड़ा पहले आए होंगे। और इन्होंने पत्रकारिता के बाद धीरे से अपनी राह देख ली इन्होंने कि हिंदी पत्रकारिता की जो दशा और दिशा है उसमें बहुत गुणागणित है। हालांकि ये अंग्रेजी पत्रकारिता में थे, फिर भी ये उससे भी एक पायदान ऊपर चले गए और इकोनॉमिक जो जर्नलिज्म होता है वो किया। और अभी तो ये पूरी तरह मार्केट के आदमी बन चुके हैं। हम इन दोनों से बात करेंगे और आज का मुद्दा है जीडीपी, विकास दर जो हमारी उम्मीद से भी कम रही है, 5 से भी नीचे रही है। और ऐसा क्यों हुआ? आरबीआई तो 7% के दावे कर रही थी। यह बात दीगर है। और मैं अपने दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके साथ पहला सवाल इन दोनों के बीच यह डाल देता हूं कि सर, अभी भी सबसे तेज इकोनॉमी है हम, ये क्या रहस्य है? पहले तो ये बताइए कि दुनिया में अभी भी शायद भारत, मैं अगर गलत हूं तो मुझे टोकिएगा, लेकिन शायद भारत अभी भी सबसे तेज गति से विकास करने वाली इकोनॉमी है। और दूसरे, ये जो गच्चा हमने खाया है, ये जो गोता लगाया है, इसके पीछे क्या है? बातचीत का स्टाइल बिल्कुल फ्री फ्लोइंग रहेगा, जहां किसी को इंटरप्ट करना हो वो कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, एंटरटेनमेंट चैनल के स्टाइल में नहीं करेंगे। हम लोग सभ्य लोग हैं। तो बहरहाल शुरुआत कीजिए सर, आप दोनों में से जो भी चाहे। चूंकि मेरा नाम विकास है और विकास दर गिरा है, इसलिए मेरी तो स्वाभाविक दावेदारी बनती है। मैं आ रहा हूँ। पहले तो मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं, मैं तो अपने आप को अंग्रेजी का कोई पत्रकार नहीं मानता। अ, हिंदी जो है मेरे दिल और दिमाग की भाषा है, और अंग्रेजी हमेशा मेरे पेट की भाषा रही है, तो मुझे इस बात का कोई मुगालता नहीं है। तो वहां भी एज ए हिंदी पत्रकार ही मैंने शुरुआत किया, और धीरे से मुझे अंग्रेजी में शिफ्ट कर दिया गया, और बाद में मैंने हिंदी अंग्रेजी दोनों देखा। मुझे अभी भी, अगर मेरी अगर जॉब अगर अंग्रेजी में ना हो ना, तो मैं एक लाइन हिंदी तो दूर, मैं मगही के अलावा कुछ ना बोलूं। खैर, अब मैं आता हूँ विकास दर गिरने पर। ये जो थोड़ा सा आया है ना कि जैसे 6.5% के आसपास, तो आरबीआई या जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, मूडीज हो चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, या जितना भी, लगभग सबका वही था कि 6.5% के आसपास ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन थोड़ा झटका लगा जब ये रिपोर्ट आई, तो 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट दिखी। तो मेरे हिसाब से, अगर आप वो देखें जो आई है रिजल्ट, तो अर्थव्यवस्था के जो 5-6 इंजिन्स हैं, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, और बाकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्राइवेट कंजम्पशन, ये सब जो कुछ कुछ इंजिन्स हैं, सर आपको इसके बारे में थोड़ा और बेहतर और डिटेल में बताएंगे। उसमें 3-4 तो बिल्कुल हवा हो गए हैं। जैसे आप अगर देखिएगा, तो माइनिंग सेक्टर जो लास्ट क्वार्टर में था, वो 14% के रेट से गिरा था और बहुत तेज बढ़ा था। इस बार ये -1 चला गया, तो लगभग लगभग ये हो गया। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन में भी बड़ी जबरदस्त गिरावट रही, मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत गिरा है। तो आपके अगर 7-8 इंजन हो और उसमें से 4-5 इंजन फेलियर हो जाए, तो ऑब्वियसली वो दिखेगा। दूसरा एक मेजर कंसर्न शुरू से ये रहा था कि जो प्राइवेट कंजम्पशन था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो सरकार का बहुत अच्छा था, करीब 11 लाख करोड़ का इस साल भी था। लेकिन जो प्राइवेट कंजम्पशन शुरू से ही कई समय से बड़ा एक स्ट्रक्चरली कमजोर रहा। और मैरिको, एचयूएल और कई सारी जो कंपनियां हैं, इसके बारे में उनके सीईओ बता रहे थे। और उसके बारे में मिडिल क्लास का जो प्रॉब्लम है, जो उसको स्क्वीज किया जा रहा है, सर उसके बारे में बताएंगे आगे। तो मेरा सर एक कंसर्न आपसे ये है, सवाल, चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं, तो
ये जो प्राइवेट कंजम्पशन लोग कह रहे हैं कि जो डिमांड नहीं है इकोनॉमी में, और पिछले 2-3 सालों से ये मैं इसकी सुगबुगाहट सुन रहा हूँ, लेकिन चूँकि अर्थ जो ओवरऑल ग्रोथ रेट ठीक-ठाक आ रहा था, तो लोग इस पर ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब तो जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, वो गिरा क्या, एक डेटा क्या गिरा कि मैं देख रहा हूँ कि खत्म हो गया, विध्वंस हो गया एकदम और लगा कि एकदम गड्ढे में चली गई और मोदी ने डुबा दिया, अब किसी का कुछ नहीं हो सकता। अब आप थोड़ा ना इस पर आंकड़ों सहित लॉजिकल दृष्टिकोण से डालें ताकि हम भी थोड़ा एनलाइटन हो। ये कंजम्पशन वाला क्या मुद्दा है? इनफैक्ट देखिए, आपने बहुत सही बात की। जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना कि अब इनको डेटा में बिलीव भी आने लगा। अभी तक तो ये डेटा ही बिलीव नहीं कर रहे थे कि ये डेटा जो है, जो रिप्रेजेंट हो रहा है वही सही है या नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो इनको अब ये मिला कि हाँ, ये डेटा देखिए, डेटा गिर गया। पहले तो ये डेटा पे ही मान नहीं रहे थे। तो खैर, मैं रिएक्शनरी नहीं होना चाहूंगा। इनफैक्ट जो मेन मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जहां तक डेटा की बात है, डेटा से ज्यादा हमें पूरी अर्थव्यवस्था को थोड़ी समझने की जरूरत है कि आखिर हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे चल रही है और किस दिशा में चल रही। तभी जब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की तरफ जो है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है ये जानना। तो उस हिसाब से अगर देखिए तो ये क्वार्टर का डेटा आया, तो ये पूरा साल का डेटा नहीं है, तो इसलिए बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिसअपॉइंटिंग है, बट नथिंग टू बी पैनिक्ड। ये पहला बात तो बिल्कुल समझ लेना चाहिए। उसका रीजन भी है, क्योंकि जो जीडीपी जो भी होता है, जीडीपी टेक्निकली जो डिफाइन करते हैं हम लोग, क्या है कि कोई भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आपने कितना टेंजिबल आइटम्स और इनटेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको आप टच कर पाए, जितने भी आप गुड्स सर्विसेज, और जो इनटेंजिबल है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम में। तो एक क्वार्टर का है, ये क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर का जब डेटा है, तो ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर वो शुरू होता है आपका अप्रैल से मार्च तक, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून ये हुआ क्वार्टर फर्स्ट, और जुलाई, अगस्त, सितंबर ये हुआ क्वार्टर टू। अब इस पीरियड को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखिएगा, इस पीरियड में हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि डेटा आपका बहुत अच्छा पॉजिटिव नहीं आएगा। रीजन कई सारा है। पहला ये कि हमारी अर्थव्यवस्था में ये समर का सीजन है और उसके साथ साथ मानसून भी आ जाता है, और इस साल जो है बारिश बहुत बेतहाशा हुई है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी में बहुत मेजर इफेक्ट पड़ा है। और एक जो कंजम्पशन जो है, मैं उस पर आऊंगा। जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जिसको पब्लिक एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, वो काफी जो है घटा था उस टाइम में। हालांकि लैग पे आएगा उसका इफेक्ट अभी बाद में, क्योंकि इलेक्शन ईयर था। जब इलेक्शन ईयर होता है तो उस साल क्या होता है कि आपको कई सारे जो है आचार संहिता लागू होने के कारण से बहुत सारा पब्लिक एक्सपेंडिचर आप रोक के रखते हैं। तो और इंडिया जैसे इकोनॉमी में अभी तक हमने देखा है एम्पिरिकली, मतलब अब नई बात नहीं है, पूरे लास्ट 40-50 साल में भी, कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्राउडिंग करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। कहने का मतलब क्या है कि जब जैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है, मतलब सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो प्राइवेट वाले भी एंट्री लेते हैं। हालांकि थ्योरेटिकली जो है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड में ये जस्ट उसका उल्टा देखा जाता है कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर क्राउड आउट हो जाता है, मतलब वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि प्राइवेट के लिए इतना कम पे वो प्रॉफिट नहीं कमाने की स्थिति में रहता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो मेनली जो है एनेबलिंग फैक्टर है, और वो पब्लिक एक्सपेंडिचर डाउन होने की वजह से जो है वो मेजर इम्पैक्ट आया इस डेटा में। बट एट द सेम टाइम आप अगर देखिए तो एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया ग्रो किया है। मैन्युफैक्चरिंग में डाउन हुआ है, बट एग्रीकल्चर इज वेरी पॉजिटिव साइन, जो अभी तक हम लोग को 3% से ऊपर में दिखा है। और जो कंजम्पशन, हाँ, और इसीलिए जो है, जो सबसे पॉजिटिव साइन जो दिख रहा है कि चूंकि रूरल जो डिमांड है, रूरल मार्केट है, वहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में बूस्ट मिलेगा काफी मेजर। क्योंकि ये जो क्वार्टर थर्ड का जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि क्वार्टर टू भूल जाएंगे बुरी तरह से लोग। अचानक से लगेगा कि हमने काफी मेजर जंप लिया है, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी होता है और रूरल स्पेंड जो है काफी मेजर होगा। और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है अब जो बढ़ा है, उसका जो है इम्पैक्ट भी दिखेगा। तो ये तो ये Q2 का रिजल्ट जो है उसका, जब कंजम्पशन पे बात कर रहे थे तो कंजम्पशन में क्या आ रहा था कि
जो कई सारे जो एफएमसीजी कंपनीज थे वो कंप्लेन कर रहे थे कि पहली बार जो है हमने देखा कि, और एक बड़ा नैरेटिव बिल्डअप हुआ है। मैं इसमें वही कहूंगा कि नैरेटिव बिल्डअप हुआ कि आप बना क्या रहे हैं स्टोरी, जो लेफ्ट लिबरल वाली बात जो कर रहे हैं। उन लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों ने कहा कि हमारा एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट जो है वो काफी मैसिव ड्रॉप हुआ है इस क्वार्टर में, और वो सिग्नल इन लोग को मिला कि हाँ देखिए, एफएमसीजी वाले भी कह रहे थे कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो बेचते हैं उनका जो है शहर में खास करके कंजम्पशन काफी रिड्यूस हुआ। अब नेचुरली अगर मोटा मोटी समझिए तो ये कह सकते हैं कि जब आप एफएमसीजी में सिर्फ आपके जो है टूथपेस्ट नहीं आते हैं, आपके जो टीवी भी आता है और आपके बहुत सारे आइटम, लैपटॉप भी आएगा, ये सब भी एफएमसीजी में आ जाता है। बहुत सारे ऐसे आइटम्स जो हैं वो आपके एफएमसीजी में आ रहे हैं, फ्रिज भी आ रहे हैं। तो जब आपके पास फ्रिज है तो तुरंत आप तो लेंगे नहीं। तो एक मिडिल क्लास जो है नेचुरली जो है वो काफी मेजर चंक जब बन के उभरा है, तो उसका जो कंजम्पशन साइकिल है वो थोड़ा टाइम लेगा। अभी वो थोड़ा सैचुरेट हुआ था, इसलिए जो है अब नेचुरली दे ऑल वेयर वेटिंग फॉर द फेस्टिव टू सीजन टू कम आउट विद अ लॉट ऑफ ऑफर्स। इसीलिए जो है इस टाइम में देखिएगा कि वो जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट में वो बूस्ट मिलेगा। तो इसलिए Q2 रिजल्ट ऐसा नहीं कि बहुत पता नहीं, इसको लोग अलग ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये मेजर ड्रॉप हुआ, हमारी इकोनॉमी धराशायी हो गई। ये मतलब ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये थोड़ा आपने बिल्कुल सही कहा है। और ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात जब कर रहे हैं दर्शकों, तो मैं आपको बता दूं, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है सरकार का एक बहुत मेजर इंजन होता है, जिसमें जो आप वंदे भारत ट्रेन बनते हुए देखते हैं, जो नए नए मोदी जी जो टनल्स और सड़क हाईवे जो गडकरी जी बनाते हैं, या फिर जो सरकार जैसे ग्रामीण विकास हो गया उसके लिए जो फंड रिलीज करती है, तो ऑब्वियसली जून में आपका इलेक्शन हुआ, फिर कैबिनेट बनते बनते जो है रिजल्ट आते आते ये सब होते होते जुलाई हो गया, तो खर्चे तो ज्यादा हुए नहीं, तो वो रुक गया। और बारिश के सीजन में कंस्ट्रक्शन वैसे भी ज्यादा नहीं होता है। आप देखेंगे कि जो सीमेंट कंपनियों की जो आमद है वो घट जाती है। तो ये सब फैक्टर्स रहे। तो आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जो फेस्टिव सीजन है, तो फेस्टिव सीजन में काफी दमदार होना चाहिए, और यहाँ से ये बॉटम आउट हो चुका है। मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट का बॉटम बने ना बने, जीडीपी का बॉटम बन गया है ये जो 5.4% है। और जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वह लोग, भाई हम शनिवार को ये बात कर रहे थे कि मार्केट तो मंडे को खुलेगा एकदम 1000 पॉइंट नीचे खुलेगा, ठीक है। तो मैं तो एकदम एकदम 100% मैं बता रहा हूं, मैं श्योर था कि मार्केट 1000 पॉइंट नीचे नहीं, कम से कम 200-300 पॉइंट अप खुलेगा, और अप ही खुला। अरे भाई साहब, आप मुझे ये बताइए, आप बैठे बैठे एसी चैम्बर में बैठ करके आप डेटा देख करके जो एफआईआई लगाती है उसके पास क्या वो बहुत गहरा विश्लेषण करते हैं, उनको सब आइडिया रहता है। अगर जीडीपी डेटा 1% अगर डाउन होना होगा, तो उनको खबर एक क्वार्टर पहले से लग गई थी कि उनके सारे लीड्स हैं। अच्छा देखिए, अब आप दोनों चूंकि मतलब बहुत अपने स्तर से बहुत आसान भाषा में ही समझा रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ एक दर्शकों के जो प्रश्न मैंने पहले से बटोर लिए थे। निर्मला सीतारमन जी ने सोशल मीडिया पर जो मिडिल क्लास की समस्या बताई गई या उनको दिखी, उसका संज्ञान लिया। और मिडिल क्लास सबसे बड़ा क्लास है या एकमात्र क्लास है जो कोई भी वित्त मंत्री हो उससे प्रसन्न तो मैंने आज तक मिडिल क्लास को नहीं देखा, और गरियाते हुए सबको देखा है, और उसमें निर्मला ताई को सबसे ज्यादा। ये आप दोनों में से जिसको इसका जवाब देना हो दे सकते हैं। मैं दूंगा क्योंकि हाँ, तो पहले सवाल पूरा। तो निर्मला ताई ने उसका भी संज्ञान ले लिया। अब मिडिल क्लास कहता है कि हमारी गर्दन काट के पूरी दुनिया को आप खुश कर रहे हैं, हम परिवार के वो बेटे हैं जो सारा काम करता है और बदले में माँ बाप लात भी उसको दे रहे हैं। इस पैराडॉक्स का क्या मतलब है? और क्या सचमुच मिडिल क्लास के साथ कोई नाजी जर्मनी वाला व्यवहार हो रहा है, या ये सब मुगालता है? क्या है मामला? ये तो मैं कहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत प्रॉब्लम रहा है। और
मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही बजट था जो मिडिल क्लास को खुश कर पाया था, वो था चिदम्बरम का ड्रीम बजट। ठीक है, उसके बाद एक दो बजट और रहे जो कि एप्रिसिएशन मिला उनको, ठीक है, लेकिन वो बजट वास्तव में मतलब सबके लिए वो कहा जाता है कि उससे अच्छा बजट नहीं हुआ। निर्मला सीतारमन की बहुत प्रॉब्लम है। एक तो इनकी जो पॉलिसीज हैं, इनकी पॉलिसीज की वजह से जो सेविंग्स है वो काफी घट गई हैं। जैसे आप देखिए, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एटीसी एटीसी का जो है 1.5 लाख रुपए का जो कैप है, एग्जैक्टली हो सकता है 25-30 हजार इधर उधर हो जाए, वो पिछले 5 साल 6 साल से मतलब ना के बराबर उसमें बदलाव हुए हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, जी हर चीज पर जीएसटी। एक कैलकुलेशन किया था अश्नीर ग्रोवर ने से कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप साल में 12 महीने कमाते हैं तो 5 महीने का जो सैलरी होती है आप सरकार को दे देते हैं। तो आप ये बताइए, अब हो इसके चलते हुआ क्या? अच्छा, जॉब क्रिएशन जिस तरीके से इकोनॉमी में होना चाहिए, ये मोदी सरकार की मैं सबसे बड़ी विफलताओं में मानता हूं। जो जॉब क्रिएशन स्पीड से होना चाहिए था, उस स्पीड से सरकार इसमें नहीं फेल उसमें सफल नहीं रही है। हर सरकार का होता है भाई, कुछ चीजों में अच्छा करती है, कुछ चीजों में उतना अच्छा नहीं कर पाती है। जॉब क्रिएशन एक बहुत बड़ा मुद्दा तो रहा है। अब इसमें दोनों तरह के जॉब्स आते हैं। प्राइवेट जॉब्स में जैसे आईटी सेक्टर आया, मैंने पहले भी बताया था अपने शो में कि 2000 के दशक में आईटी सेक्टर ने खींचा, फिर रियल एस्टेट नया सेक्टर आया। तो अब जो है जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है आपको जितना कि होना चाहिए। तो सरकारी सेक्टर में भी आप देखिएगा तो बिहार हो, यूपी हो, हर जगह ना कहीं अगर 2 लाख सीटें खाली हैं तो 50,000 की भी भर्ती नहीं हो रही है, और भर्ती होती भी है तो लीक हो जाता है पेपर और कुछ नहीं होता है। तो ये तो प्रॉब्लम है, टैक्स टेररिज्म। और टैक्सेशन में अब जो नोटिसे जा रहे हैं उस उद्योगपतियों को नहीं, हमारे जैसे सैलरीड को भी आ जा रहा है। मतलब अध हालत है। मतलब टैक्स का नोटिस आ जाए, अच्छा इतना हम लोग जानकार भी नहीं है आपको, तो ये तो प्रॉब्लम है सर। आपको एक देखिए ये सर जबरदस्त सर 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 इस सवाल को थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूं ताकि आप विस्तार से सारी बातें बता दें, क्योंकि एक और इसमें जंक्शन है। दर्शकों श्रोताओं, सर लोग आपसे बात करें, आपको बताएं, उससे पहले मैं इसमें आपकी तरफ से मैं वकालत कर रहा हूं और मैं आपको बताऊं कि हमारा देश वो अभागा देश है जहां सबसे कम इनकम टैक्स पेयर्स रहते हैं। हम लोग कुल मिला के कुछ लाख लोग देते हैं इनकम टैक्स, और हमारे यहाँ इनकम टैक्स की रेट्स भी सबसे कम है। मुझे तो ये भी कहा गया है या मुझे ये भी पता चलता है कि भाई अमेरिका हो या बाकी देश हो, कई कई जगहों पर तो 30% 40% पर है। स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी हैं विकसित देशों में, सो कॉल्ड यूरोप अमेरिका में, कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और उसी का अब पूरा रूप भारत में भी आ रहा है, जो 5 स्टार हॉस्पिटल्स आ रहे हैं या जिस तरह से, मतलब अमेरिका का मेरा एक दोस्त है, वो कभी कुछ दवा मुझसे मंगा लेता है या जैसे भी, तो वो कहता है कि यार तुम्हारे यहाँ ऐसे मिल जाता है, मतलब वो भी बिहारी ही है, तो तुम्हारे यहाँ क्या बोलेगा? वो बोलता है यार देखो मैं तो यहाँ से बहुत आराम से दवा वाले जाता हूँ, वहां दवा भी नहीं मिलती, और पता नहीं एक स्कैन अगर आपको करवाना हो तो 5 दिन बाद आप जाइए, फिर आपको लाइन मिलेगा, फिर टाइम मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि ये दोनों विद्वान हैं अपने अपने क्षेत्र के, आप इनकी बातें सुनिए, लेकिन उसके साथ मेरे जैसे अपने वकील की भी बातें सुनिए कि आपके देश में क्या है, दूसरों के देश में क्या है, और उसके बाद अपने नतीजे निकालिएगा। तो सर सूर्यभूषण सर, जो बात विकास जी ने कही मैं उससे सहमत हूं। निर्मला ताई से चीजें फिसली तो हैं, लेकिन मैं इतना भी ये नहीं हो गया हूं कि, क्योंकि शायद मुझे अभी नोटिस नहीं आया, मुझे तो नोटिस ही नहीं आता है, तो शायद मैं इसलिए इतना गुस्सा नहीं हूं। लेकिन ये जो मिडिल क्लास का है और जो इकोनॉमी में स्लम्प आया हुआ है, और आप तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की वकालत करते हैं, विकास जी की बातों के संदर्भ में अपनी बात आप बताएं हम लोगों को, ताकि हम लोग इसको समझ सकें ठीक से। देखिए जो इन्होंने कहा कि जो मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास हर जगह जो है ना वो इनफैक्ट कंप्लेनिंग मोड में तो रहता ही है, बिकॉज उनको लगता है कि देश हम ही चला रहे हैं। और कुछ हद तक जो है, चूंकि अगर आप देखिए पूरा इनकम, अगर हमारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ही कितना है,
उस हिसाब से आप हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत मेजर है नहीं। आपके कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी ठीक ठाक आ जा रहे हैं और भी सोर्सेज से आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए जो है बड़ा मेजर इशू हो जाता है। मिडिल क्लास सफर क्यों करता है? क्योंकि उनको लगता है कि हम एक तो इनकम टैक्स दे ही रहे हैं, ऊपर से जीएसटी भी दें। तो ये जीएसटी जो हो गया वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, और डायरेक्ट टैक्स हो गया सीधा वो आपके इनकम से ही निकाल लिया। और इनके जो इनकम्स हैं वो चूंकि रिकॉर्डेड होते हैं, बाकी के इनकम जो है वो थोड़े बिग चैलेंजिंग। जैसे कई लोगों की आपको देखिएगा कि हर दिन की कमाई होगी, हमारा महीने का तनख्वाह भी नहीं होगा, लेकिन उनका अगर टैक्स लायबिलिटी देखेगा तो हम जितना टैक्स देते हैं साल में, उसका आधा भी अगर वो दे दें तो बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। तो ये जो डिस्टॉर्शन है जो, और जिसको इनफैक्ट कवर अप नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट, उसका चूंकि इनफॉर्मेलिटी इतना ज्यादा है, बहुत सारे बिग चैलेंजेस हैं, हमारे लूफोल्स इतना ज्यादा है उसको। तो ये एक मेजर रीजन है जहां पे टैक्स जो है कलेक्शन कम होने की वजह से जो आपको दिख रहा है, जिनको हम जितने तरह से निचोड़ पाए वो निचोड़ पा रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखिए तो टैक्स की जहां तक बात, अभी जैसा व्यालोक जी ने कहा कि टैक्स हमारा जो है वो मतलब किसी किसी देश में 30% नहीं, किसी किसी देश में अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्री तो देखिएगा तो इट इज 60% है गोइंग सर। बियॉन्ड 50%, 60% के आसपास है। मेरा फ्रेंड स्वीडन में है, तो बट उनको सुविधाएं भी मिल रही उस ढंग से। आप अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो नेचुरली आपको बेनिफिट सर मिलेगा, ऐसा सर नहीं है। सर सर ये एक बड़ा, मैं इस पर विवादास्पद वाक्य कहना चाहूंगा। सुविधाएं इसलिए मिलती हैं क्योंकि वो मनुष्यों का देश है। सुअरों बिल्लियों की तरह, कुत्तों की तरह पैदा करके हमने सड़कों पर छोड़ दिया है, गंधा दिया है। 1.5 अरब लोगों के बोझ से धरती बाप बाप कर रही है, और हमें सुविधाएं चाहिए नॉर्वे की और स्वीडन की। शर्म नहीं आती है हमको? तो नहीं, इसी एकदम आपसे मैं तो इसीलिए 100% सहमत हूँ। तो जो मुझे इसमें एक अज्ञे की एक दो लाइन याद आ गई। उसने कहा था कि दुख आपको निचोड़ता है और फिर आपको सुखा के टांग भी देता है। तो मिडिल क्लास की विडंबना अगर कहिए तो यही वजह है कि हमें ऐसा लगता है कि हम टैक्स दे रहे हैं और हम टैक्स से बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो उनको सबसे बड़ा जो ग्रज है कि जैसे क्योंकि आपने स्कूल को देखना छोड़ दिया, जो सरकारी स्कूल है, आपने हॉस्पिटल को छोड़ दिया, तो ये सारे सर्विसेज आपने अपने खुद विड्रॉ कर लिया। सरकार ने नहीं कहा विड्रॉ करने के लिए, और जैसे ही आपने विड्रॉ किया, आप इनकी सर्विसेज देख लीजिए कहाँ पे आज हैं। तो ये सब जो है, मैं वो एक मुद्दा ही अलग हो जाएगा कि मिडिल क्लास की विडंबनाएं क्या हैं और उसमें निर्मला ताई क्या कर सकती है। ये तो उनके लिए, अगर हम निर्मला ताई की जगह किन्हीं को भी लेके आएंगे तो वो इनसे कम चैलेंजेस नहीं, ज्यादा ही फेस करेंगे। इट्स नॉट दैट इजी। मतलब जो हमारे देश की व्यवस्था है उसमें ये नेविगेट करना पॉलिसी को लेके एक एक बहुत बड़ा चैलेंज हमने बना रखा है। और खासकर 90s में जो रिफॉर्म्स आए, तो रिफॉर्म्स में जो है बाकी सारी चीजें तो हुई, लेकिन जो गवर्नमेंट का विड्रॉल बहुत नहीं हुआ मेजर स्कूल और हेल्थ में, लेकिन जो सिटीजन्स थे, ये सिटीजन्स जो है वो धीरे धीरे अपने ही विड्रॉ कर लिए। और उसमें मैं ऑलरेडी कई बार ये बात कर चुका हूँ कि ये विड्रॉ करने में हमारे घर का जो है अदर हाफ ऑफ उनके भी बड़े योगदान रहे हैं कि हमने उन सर्विसेज लेने से ही इनकार कर दिया। इस मुद्दे पर आपके साथ 1 to 1 करूंगा मैं। आपको फेमिनिस्टों से मैं हाय हाय करवाऊंगा आपके खिलाफ कि आप जो जिस तरह कह देते हैं कि महिलाओं की वजह से ये पूरा मामला बिगड़ा है। जी नहीं, वो तो बिगड़ा ही है। और आपको बता रहा हूँ, मैं इंटरनल कुछ बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ कनेक्शन अभी जीवित है। मीडिया भले ही छोड़ चुका हूँ, लेकिन मेरे कुछ ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में भी कनेक्शंस है। और बहुत कंफर्म बता रहा हूँ, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को जिस तरीके से डायनेमिक तरीके से काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल जो सेंट्रलाइज पीएमओ से चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि चाइना प्लस वन का इतना स्टोरी चल रहा है कि चाइना पर, भाई चाइना प्लस वन एक निश्चित रूप से बड़ा ट्रेंड है, लेकिन अपने आप कंपनियां नहीं आएंगी। आपको उसके लिए बहुत एफर्ट डालना होगा। और मैं तो ये किस पर एक किताब लिख दूंगा कि एप्पल किस तरीके से भारत आई। 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे,
युवा ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने कितने पापड़ बेले तब जाकर के एप्पल आया है यहाँ पर। तो इस तरह का भाई प्रेजेंटेशन देना, जाके दूसरे को कन्विंस करना सीईओ को, आज के तारीख में फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये सब काम नहीं हो रहे हैं सर। भाई साहब बीच में रोक रहा हूं, आप एप्पल के आने की बात कर रहे हैं और तमिलनाडु में जो गुंडा बैठा हुआ है, जो तमिलनाडु से ही नहीं पूरी दुनिया से हिंदुत्व को इरेडिकेट करने की, सनातन को इरेडिकेट करने की बात करती है, 5 दिनों तक एप्पल के कर्मचारियों को बंधक बना के रखा गया, कितने लोगों को पता है? सैमसंग की कंपनी में आग लगा दी गई, ये कितनों को पता है? तो आपके पास क्यों आएंगे? नहीं, आपको, मुझको और सर को पता है इसका मतलब नहीं, हमारे देश में कितनों को पता है भाई। और आप चाइना +1 के लिए भारत में सब आने को लालायित नहीं है भाई, वियतनाम है, ताइवान है, बहुत सारे देश हैं, क्यों आएंगे आपके पास? आपकी लाल फीताशाही और ये कांग्रेस की घटिया लाइसेंस कोटा राज प्रणाली ने इस देश की जड़ों में इतनी दिमक डाल दी है कि 10 साल से लगातार एंटी इन्फेक्टेंट छिड़का जा रहा है, फिर भी नहीं मर रहे हैं। क्या कर सकते हैं आप? क्या करेंगे? ये सब मेरे बीच बीच में एनेक्डोट्स हैं सर, आप लोग कंटिन्यू रखें। आई थिंक देखिए मौजूद है और एक स्वस्थ समाज में डिबेट होना चाहिए। मेरा देखिए, वो जो लेबर रिफॉर्म्स वाले जो बात है, ये तो निश्चित रूप से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, तो इसमें विदेशी शक्तियां तो है ही हैं अनरेस्ट करवाने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है नई नई कंपनियां लाना, एफर्ट डालना जिससे आए। अब आपको एक बात बताता हूं कि ये इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि जब मोदी सरकार की सीटें कम हुई, मैं गारंटी 100% के साथ कह रहा हूं कि जब इनकी सीटें कम हो गई तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आला अफसरों ने और इनफैक्ट मीडियम लेवल के भी अफसरों ने मिठाइयां बांटे आपस में। आपको ये बहुत, मतलब ऐसी बात बता रहा हूं जो किसी चैनल पर कोई नहीं बताएगा, मेरे कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, ठीक है। अब आप इसको डिनाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं इसमें कि परेशानी तो है। नहीं, देखिए जो लेबर की बात आपने किया ना, एम्प्लॉयमेंट पे बात, जैसे कि हमारे यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट को अक्सर हमारे यहाँ उसको हमेशा इक्वेट किया जाता है कि आपको सरकारी नौकरी से, तो सरकारी नौकरी, इनफैक्ट जहां तक हम लोग कह रहे हैं कि सरकार छोटी होते जा रही है, तो सरकार का नौकरी तो ऐसे भी ज्यादा होना नहीं चाहिए, बट द सेम टाइम जो एम्प्लॉयमेंट में जो मेजर प्रॉब्लम जो अभी भी दिख रहा है कि जो हमें जिसके तरफ कदम उठाने चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको बहुत ज्यादा लेबर जनरेट नहीं कर सकता है। आपको एम्प्लॉयमेंट जो है, चूंकि दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, तो जब आप कैपिटल को बहुत मेजर मुद्दा बनाएंगे आपके फैक्टर प्रोडक्शन में, तो लेबर की जरूरत घटते चली जाएगी। तो लेबर आपको, इसका मतलब आपको इस तरफ से इन्वेस्ट करना है जहां पे लेबर इंटेंसिव, लेबर का जो कंपोनेंट है वो ज्यादा हो, तभी आप उनको इम्प्लाई कर पाइएगा रिसोर्सेज में। और हाँ, टेक्सटाइल जैसे ये बहुत जो अभी करंट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चीज, जो अच्छी बात जो मुझे लगी कि इनकी सोच भी उसी तरफ आगे बढ़ रही है। तो आप वैसे वैसे सेक्टर को आइडेंटिफाई कीजिए। और दूसरा सबसे बड़ा चीज जो है, जो इस गवर्नमेंट का मेजर फोकस जो है ना, स्किलिंग पे, कि आपको आने वाले समय में स्किल्ड लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए जो है उसके तरफ जो है ना आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप पॉपुलेशन बहुत सबसे बड़ी हो गई है। और आप अगर देखिए, कोई भी फैक्ट्री ओनर लेबर इसलिए नहीं एम्प्लॉय ज्यादा करना चाहता है क्योंकि उनको लेबर ही स्किल्ड नहीं मिलता है, तो फ्रस्ट्रेट होके वो मशीन लगाना शुरू करता है। आपके अगर मान लीजिए कि आपके अगर लेबर ही बहुत अच्छे मिल जाएंगे, स्किलफुल मिलेंगे, तो आपको कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैपिटल इज अ बिग इन्वेस्टमेंट, बट एट द सेम टाइम लंबा, बहुत दिन के बाद रिटर्न देता है। लेकिन कैपिटल जो है, वो मशीन जो है, वो आपको विद्रोह नहीं करता है। तो इसीलिए जो मुझे अभी भी लग रहा है कि जो हमारे यहाँ जो लेबर है ना, वो उनकी स्किलिंग बहुत ही कमजोर है। और उस जो गवर्नमेंट का इधर जो फोकस जो अभी देख रहे हैं कि आपको कई सारे सरकार जो स्कीम लेके आ रही है, विश्वकर्मा स्कीम है, जिसको जैसा स्टालिन ने आने नहीं दिया, वो लॉजिक कुछ और दिया उन्होंने कि इसमें जो है वो इंक्लूसिवनेस नहीं है, जो ऑल इंडिया कंपोनेंट पूरी सब सारे स्टेट ने अपना लिया, बट इन्हीं को इसमें एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव नजर आया, बाकी इवन दूसरे स्टेट में कहीं नजर नहीं आया। जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, इसी ढंग से कई सारे योजना जो है वो स्किलिंग की तरफ जो है
अब ये जैसे ही जब ये सब आएगा तो हमारे लिए जो है वो जो खास करके रोजगारी वाला मुद्दा जो है वो उस पे हम थोड़ा सा आगे कदम बढ़ा पाएंगे, जो मुझे लगता नहीं, है। ये बात तो जी एकदम आपने सही कही है। हाँ, ज्ञानोक जी, जी। आप आगे मैं क्या सवाल पूछेंगे? जी ना। मैं नहीं सवाल नहीं पूछूंगा। मैं दरअसल ये बातचीत इतनी मजेदार और इतनी आसान तरीके से हो रही है कि इसको 1.5-2 घंटे किया जा सकता है, लेकिन एक सीमा है। तो इसलिए अब मैं इसको सम अप कर रहा हूं। दर्शकों श्रोताओं, अभी तक हमने जो बातें अपने अतिथियों से सुनी उसमें मैं 3-4 पॉइंट निकाल आता हूं। पत्रकार हूं इसलिए बहुत ऑब्जेक्टिवली 3 मुद्दे। पहला, टैक्सेशन हमारे देश में बहुत गड़बड़ है। एक समोसे वाला मान लीजिए 2000 समोसे बेच रहा है रोजाना, एक रेहड़ी लगा रहा है, कितनी कमाई होगी उसकी? वो टैक्स नहीं देता है। इसी तरह आप किसी अब्दुल जाहिद, अमीर फमीर, किसी का कोई टैक्स नहीं देता है, जबकि वो पंचर की दुकान से, फूलों की दुकान से, फलाने दुकान से, चिलाने दुकान से कितना कमाता है, कोई उसका ठिकाना नहीं है। मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी, और धारावी में जब आप जाएंगे तो आप चकित रह जाएंगे, क्योंकि वहां रहने की जगह हो या ना हो, लेकिन भौतिक सुख सुविधा के सारे सामान वहां मौजूद हैं, एसी से लेके डीसी बीसी सब। पहला टैक्सेशन मुद्दा है। दूसरा मुद्दा कि हमारे यहाँ सरकारी योजनाएं जो एक तरफ से, ये जो फेडरलिज्म का चक्कर है ये भी थोड़ा है। जैसे कि हमारे यहाँ एक स्टालिन पैदा बैठा हुआ है, एक बंगाल में जिहादी ममता बानो बैठी हुई है, एक कहीं बिहार में किसी दिन लालू प्रसाद यादव निकल जाएंगे, उनके सुपुत्र आ ही गए हैं तेजस्वी यादव। तो ये जो चक्कर है, और इन सब के बीच अभी पिछले 10 वर्षों से भारतीय इकोनॉमी जिस दिशा में जा रही है, मैं एक लेमैन की तरह मैं इसको जैसे देखता हूं, क्योंकि मुझे अर्थशास्त्र का बहुत ज्ञान नहीं है, मेरे हिसाब से चीजें ठीक जा रही हैं। लेकिन अंतिम 2-2 मिनट का कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपने अतिथियों से ले लें। सर, आप दोनों 2-2 मिनट में प्लीज अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें। विकास जी से शुरू करेंगे और फिर सूर्यभूषण सर के पास। मैं 2 चीजें करूंगा इसमें कि पहला तो ये कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे जो अभी डेटा आया है। तो मेरे हिसाब से ये जीडीपी डेटा पीक कर गया है। सर ने बहुत अच्छे से इसको विस्तार से बता दिया कि अब ये ऐसा नहीं है कि कुछ ये धंसने वाली बात है, ये थोड़ा क्वार्टर का भी मामला है अब, और इससे नीचे नहीं जाएगा, अब ये इससे ऊपर ही जाएगा। तो जीडीपी जो डेटा आया है वो बॉटम पीक हो चुका है, मार्केट पहले ही बॉटम आउट हो चुका है। तो अब जो है, अब आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो अगले क्वार्टर के डेटा आएंगे तो वो इससे बेहतर होंगे। और दूसरा ये कि एक जो अभी जो चीज मुझे एज ए परेशान कर रही है, वो परेशान ये कर रही है कि सरकार के भीतर, और ये ऐसा नहीं है, हर सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक गवर्नर होता है और जो सरकार होती है, दोनों के बीच में एक इटर्नल कन्फ्लिक्ट चलता है, हमेशा हर देश में चलता है। वो चाहते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट लो रहे। अब इनकी जो कि जीडीपी डेटा एक्सपेक्टेड थी 6.5 की, गिर गई। तो अब ये ना फिर से एक बड़ी चीख चिल्लाहट शुरू हो गई है, और पहले से भी चल रही थी कि इंटरेस्ट रेट कम करो। और आरबीआई को ये सलाह दिया जा रहा है कि आप इन फूड इन्फ्लेशन को मत देखो। अरे भाई, आरबीआई का काम है इन्फ्लेशन, ग्रोथ इज नॉट हिज कंसर्न। दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनका जो प्राइम फोकस होता है वो इन्फ्लेशन होता है। तो आरबीआई पर एक ये है, तो अंदर में काफी मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि शक्तिकांत दास और इनके बीच में थोड़ा बहुत मतलब इस बारे में विरोधाभास है, जो कोई आश्चर्यजनक नहीं, ये होता है। सुब्बीरामी रेड्डी थे, वाईवी रेड्डी थे, सबके साथ वो रहा है, और उर्जित पटेल के साथ तो देखा ही हमने क्या हुआ। तो ये हुआ है। तो ऐसी सूचना आ रही है कि सर पूरी संभावना है कि इनको आगे कंटिन्यू ना किया जाए। इसके पीछे 2 तर्क हैं। एक तो कि ये बन नहीं रहा है, दूसरा इनको लगता है कि अगर इनको रिपीट कर देंगे तो ये संकेत जाएगा कि इनके पास और कोई आदमी नहीं है। मेरे हिसाब से ये बड़ा थोथा तर्क है कि आप किसी को सिर्फ इसलिए हटा दे चूंकि वो बहुत लंबे समय से जमा, अगर लंबे समय से जमा हुआ है और बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको हटाने की क्या जरूरत है आपको? वो भाई 6 साल में 4 बार जी बेस्ट सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है वो दुनिया भर में। तो जी ये अगर कोई दूसरा आरबीआई गवर्नर आया तो मैं 100% श्योर हूं वो इनसे बेहतर तो नहीं होगा। जो जी शक्तिकांत
बर्दाश्त की कैपेबिलिटी है आगे। नहीं, ये तो खैर सर फ्यूचर जो है बहुत हम्म, अलग होता है। आई थिंक अब तो हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, कमेटी एक पूरा वो लोग डिसाइड करती है कि रेपो रेट बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, इंटरेस्ट रेट जो है। हाँ और उसमें जो कंपोजिशन मैं देख रहा हूँ, चूंकि उसमें जो है एक हमारे सेंटर के ही प्रोडक्ट है, राम सिंह, जो आजकल दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हैं। तो ये इनका बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स तो इनका एरिया नहीं था, इनका एरिया था लॉ एंड इकोनॉमिक्स। तो बट इनको अगर लाया गया है तो बहुत सोच समझ के लाया गया होगा कि मतलब रियल इकोनॉमी को थोड़ा समझें। तो मैं खैर वो अलग बात है। मैं बेसिकली ये बताना चाहूंगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें क्या इंडिकेटर जो है वो समझना चाहिए, जो जो आपको इंडिकेट करे। तो एग्रीगेट इकोनॉमी, चूंकि जो अर्थव्यवस्था है उसमें कई लोगों का समावेश होता है, तो उसके हिसाब से अगर देखिए तो सबसे पहला इंडिकेटर होता है जो आउटपुट ग्रोथ। तो आउटपुट ग्रोथ पे हमने ऑलरेडी काफी चर्चा कर लिया है कि क्या क्या उसके कंपोनेंट है, कहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन लग रहा है, कहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। जो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला जो मसला है। और दूसरा जो सबसे बड़ा एक्टिविटी इसमें होता है वो एम्प्लॉयमेंट का, कि चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना मेजर फैक्टर है किसी भी इकोनॉमी को ऑर्डर में लाने के लिए। अगर एक कहा जाता है कि एक कोई स्टडी है जिसमें कहा गया कि अगर 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो सुसाइड रेट इतने बढ़ जाते हैं, कितने टाइम्स, फिर होमिसाइड बढ़ जाता है, सोशल इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम आती है, लोग सड़क पे आ जाएंगे बेरोजगार होंगे। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी को समझने के लिए। और हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, चूंकि इनफॉर्मल सेक्टर बहुत है, इसलिए लोग कहते हैं ना कि अब डेटा हमेशा कहता है कि देश में बेरोजगारी बहुत है, फिर भी लोग सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं तो कहीं वो इम्प्लाइड है। और इसमें मैं ये भी कहता हूं कि जो हमारी जरूरतें वैसी नहीं है कि हम लोग वेस्टर्न टाइप से हमारी हरकतें हैं, हम लोग सनातनी जी हैं, तो हमारे जो है जो जरूरतें भी जो है हम लोग मैनेज करने वाली, हमारा रिजिलियंस बड़ा हाई होता है। मतलब एडेप्टेबिलिटी तो ऐसा नहीं कि हम बिना एप्पल के मानेंगे नहीं, वो एस्पिरेशनल हो जाता है। तो कहने का मतलब, मैं उसमें कभी बाद में बात करूंगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। और तीसरा जो एक्टिविटी है वो इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन अभी फिलहाल चूंकि 6% के आसपास बढ़ा है, और इंटरेस्ट रेट भी उस थोड़ा सा उससे ऊपर ही रखते हैं हम लोग, ताकि जो लोग पैसा लगाएं तो उनको रिटर्न मिले। तो इंटरेस्ट रेट घटाने की जब बात होगी, जब इन्फ्लेशन नंबर थोड़ा सा नीचे जाएगा तो अपने आप इंटरेस्ट रेट घट जाएगा। अब हमारा जो है चूंकि फेड से बहुत ज्यादा गवर्न नहीं है, वो बीच में लास्ट ईयर स्थिति थोड़ी अलग थी, तो अब थोड़ी जी इकोनॉमी के से बेहतर है। और जो चौथा जो एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है एक्सपेक्टेशन। सारा खेल है एक्सपेक्टेशन का। अगर आपके मन में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। और इकोनॉमी जो है वो सारा एक्सपेक्टेशन पे ही आगे बढ़। आप अगर एक इन्वेस्टर है, उसको लगता है कि हमें ये कमा सकते हैं, तो वो उसमें पैसा लगाएगा। तो इसी ढंग से जो है वो एक्सपेक्टेशन भी बहुत बड़ा ड्राइवर होता है किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। मैं यही पे जी विश्राम दूंगा क्योंकि समय की कमी जी है। समय की कमी नहीं है सर, ये सीरीज चलती रहेगी, लगातार बात करेंगे दर्शकों श्रोताओं। आप लोग अपने सवाल लगातार इन अतिथियों से पूछते रहें, हमें कमेंट्स में बताते रहें। इनके साथ साथ इन लोगों से जब भी हमने इकोनॉमी पर बात की है, हम 2-3 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, उनको भी सुनिए और फैसला केवल खुद से कीजिए। सारे की बातें सुनिए, लेकिन चूंकि हम कह रहे हैं इसलिए मत मानिए। लेकिन फिर भी ये मान लीजिए कि मोदी जी वह है तो मुमकिन नहीं रहेगा। खैर अभी आप नहीं मानेंगे। अग्रीड है। ग्रेट। बस ये है कि तो यार इसलिए अपना बंदा है, कुछ गलत कर रहा है तो उसको सुधार दो। अब जी गाय पाले के पास नहीं जाएगी तो क्या कसाई के पास जाएगी? हैं? जी बिल्कुल। तो फिलहाल लेंगे एक छोटा सा विराम, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आप सभी लोगों से। अभी दीजिए इजाजत, आज्ञा। जय सिया राम। जय श्री जय श्री राम।